जय हिंद एवरीवन। सो हम अपना चैप्टर 5 का कर रहे थे और अपनी एनसीईआरटी सीरीज हम कर रहे थे। तो हमने इससे पहले ये पढ़ा कि कैसे वहाँ पे कल्चर चेंजेस आए थे ये सब, और हमने थोड़ा बहुत टेबल पढ़ा था कि जो अब होने वाला है वो जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ तो थोड़ा बहुत इस टेबल में बता रखा था। तो हम धीरे करके जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं इस टाइम पे ट्रेड डेवलप हो रहा था। इटली की जो सिटीज़ थी वो कैसे इमर्ज हुई थी, क्योंकि ट्रेड वगैरह जो मंगोल से सिल्क रूट इन सबसे ट्रेड था, इस वजह से इटली डेवलप हो रही थी। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो थी ना यूरोप में क्या हुई, सेटअप हुई थी। जो इटालियन टाउन्स इन सब जगह पे क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ स्टैब्लिश होना शुरू हुई थी। जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जैसे पदुआ, बोलोगना, यहाँ पे मेजर जो स्टडी था ना वो किसका होता है, लीगल स्टडीज़ का, लॉ का होता था यहाँ पे। कब, 11वीं सेंचुरी के आसपास में, क्योंकि अब कॉमर्स डेवलप हो रहा था, ट्रेड डेवलप हो रहे थे। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती थी वो सिटीज़ में इंक्रीज होने लगी थी। अब ट्रेड होगा, पैसा आएगा, लोग इधर उधर सामान खरीदेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब एक तो पहला मान लो कोई लड़ाई होगी तो उसके लॉयर चाहिए ना, एक हिसाब किताब रखने वाला बंदा भी तो चाहिए। तो हमें नोटरीज और लॉयर्स की यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी। जो रिकॉर्ड कीपर्स हो गए, ये सब हो गए, नोटरीज कहते हैं। तो इन अब जिस चीज़ की डिमांड होती है ना उसी की सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो अब डिमांड किसकी है, लॉयर्स और नोटरीज की, क्योंकि ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे उन्हें लीगल स्टडीज़ इन सब भी चाहिए, उन्हें हिसाब किताब रखने वाला भी चाहिए। तो इसलिए इनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ गई और यूनिवर्सिटीज़ में लॉयर्स और नोटरीज की पढ़ाई होने लग गई थी। यहाँ बात समझ आएगी। और लॉ जो था ना एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन के उभरा था 11वीं सेंचुरी में। कहाँ पे, यूरोप में। अब यहाँ से ना थोड़ा हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। शिफ्ट किस टाइप का, एक यहाँ पे आता है बंदा जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्च। फ्रांसिस्को पेट्रार्च ने कहा था ना कि जब हमें अगर अपने इन चीज़ को डेवलप करना है तो हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और इसी के कॉम्बिनेशन से जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना तभी हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो इसने कहा था कि हमें क्या करनी चाहिए, क्लोज रीडिंग करनी चाहिए अपनी एंशिएंट ऑथर्स की, जो कि ग्रीक्स और रोमन्स इन सब में लिखे हुए हैं, तभी जाके हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो जो एजुकेशन प्रोग्राम था ना वो एजुकेशन प्रोग्राम इम्प्लाइड दैट देयर वाज मच ऑफ द लर्न वाज रिलीजियस टीचिंग। अब पहले क्या था, रिलीजियस टीचिंग होती थी। अब रिलीजियस टीचिंग को साइडलाइन करने लगे थे कि नहीं, अब जो फैक्ट हम पढ़ेंगे वो थ्योरीज पे बेसिस पढ़ेंगे, अब हम जो फैक्ट पढ़ेंगे वो साइंटिफिक टेम्पर के बेसिस पढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि चर्च ने कुछ भी बोला और हमने आंख बंद करके मान लिया। फिर 19वीं सेंचुरी के आते आते हैं जो हिस्टोरियंस थे उनने इन जैसे जो कल्चरल सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी आगे बताएंगे, जैसे ये लिखा ग्रामर, रेटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री, फिलॉसफी, इन सबको एक काउंट नाम दिए जिसे हम कहते हैं ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिज्म जब हम 15वीं सेंचुरी में बात करते हैं इसे हम कहते हैं ह्यूमनिस्ट। जो ह्यूमनिस्ट वो लोग होते हैं जो मास्टर कर लेते थे इन सब्जेक्ट में या इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे, जैसे ग्रामर हो गए, रेटोरिक हो गए, पोइट्री होगी, हिस्ट्री होगी, फिलॉसफी होगी, जो इन सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, ह्यूमनिस्ट कहा करते थे 15वीं सेंचुरी में। जो एक लैटिन वर्ड है जो कि है ह्यूमैनिटास, ठीक है, जिसे हमने ह्यूमैनिटीज से ह्यूमैनिटीज को ह्यूमैनिटास से डिराइव किया गया है। यहाँ तक बात समझ आ गई। और ह्यूमैनिटीज को काफ़ी सारे बहुत सालों तक जो रोमन लॉयर्स थे और इजिसिस्ट थे वो लोग ह्यूमैनिटीज को यूज करते थे एज अ वर्ड। जो इजिसिस्ट कौन है, इजिसिस्ट वो है जो जिसे हम कहते हैं ना कि एक एस्से लिखो किसी भी चीज़ पे, तो वो जो एस्से वगैरह लिखते हैं उसे हम इजिसिस्ट कहते थे। यहाँ पे एक नाम यूज किया गया सिसेरो का। सिसेरो क्या था, कंटेम्प्रेरी इजिसिस्ट था। किस टाइम कंटेम्प्रेरी किसका, जूलियस सीजर के कंटेम्प्रेरी का, मतलब जूलियस सीजर का टाइम स्पेन मान लो यहाँ से यहाँ तक था। तो जो सिसेरो था उसका भी टाइम पीरियड इसी के बीच में था, या तो स्टार्टिंग से और इसके इसके टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड थोड़ा बहुत मैच करता था। कंटेम्प्रेरी मतलब साथ साथ में, ये बात समझ आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। These subjects were not drawn form of connected religion emphasizes। अब जो नए सब्जेक्ट्स आ रहे थे ना वो स्किल पे ज़्यादा फोकस करते, वो इंडिविजुअल के ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते, वो डिस्कशन बेस्ड थे, वो डिबेट बेस्ड थे। ये नहीं था कि किसी ने कुछ कहा और हमने सुन लिया मान लिया। तो एक बार जरा इसका रिकैप करूं। रिकैप में बस यही चीज़ है कि जो मिटाता हूँ, रुको, पूरा ही मिटाना पड़ेगा यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रिकैप में सिंपल से इतना सा है कि जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप में इस्टेब्लिश हो रही थी।
कहा गया, कर से कहा गया, यूनिवर्सिटी यूरोप में स्टैब्लिश हुई थी, जैसे पदुआ और ब्लोगना यूनिवर्सिटी जो थी वो लीगल स्टडीज बनी थी, क्योंकि इस टाइम पे ट्रेड डेवलप हो रहा था, तो लॉयर्स और नोटरीज की जरूरत पड़ रही थी। बट जो एक बंदा आया था फ्रांसिस्को पेट्राच, इसने कहा था हमें सिर्फ आज के टाइम को नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपने पास्ट को भी लेके, एंटीक्विटी को भी लेके पढ़ना चाहिए, तब जाके हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और इस चक्कर में एक नई स्टडीज जो थी वो हमारे सामने आई थी, जिसे हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं, जिसे हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं। ये बात समझ कि जो इन सब्जेक्ट को मास्टर कर लेता उसे ह्यूमैनिस्ट कहा जाता है। यहाँ पे एक लैटिन वर्ड जो ह्यूमैनिटास से ह्यूमैनिटीज डेवलप होके आई थी। फिर उसके बाद हमने बताया इस टाइम पे जो सब्जेक्ट्स आए थे वो स्किल डेवलपमेंट थे, इंडिविजुअल को डेवलप कर रहे थे और डिस्कशन और डिबेट बेस्ड हुआ करते थे। ये बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलती है, जो नए नए सब्जेक्ट आए थे ना, ये नई यूनिवर्सिटीज के दिमाग में रहते कि यार ये सब्जेक्ट में भी स्कोप है, तो यूनिवर्सिटीज इन सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे करके पढ़ाने लग रही थी। तो ये जो ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे, जो ये रिवोल्यूशनरी आइडिया जैसे ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट जो थे वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज के दिमाग में बैठे थे। यूनिवर्सिटीज कहती कि अच्छा हम ये सब पढ़ा सकते हैं। तो ये जो नई नई न्यूली स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी थी ना, वो क्या करी थी, इन आइडियाज को लेकर अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था। जो पेट्रार्च की जो खुद की होम टाउन था, जैसे फ्लोरेंस में जो नई यूनिवर्सिटी बन रही थी, वहां पे भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा था। टिल द एंड ऑफ द 13th century द सिटी हैड नॉट मेड अ मार्क ऑन द ट्रेड और लर्निंग। 13th century से पहले, मतलब जो ये सब स्टार्ट हुए 14th century के स्टार्टिंग में, 13th century के एंड में स्टार्ट हुआ था ये सब। बट 13th century से पहले क्या था, सिटी ने कोई रिमार्केबल कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखाया था ट्रेड में या लर्निंग में। बट अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था। देयर वाज अ ड्रामेटिक चेंज इन द 15th century के आते आते क्या हुआ, एक ड्रामेटिक चेंज हुआ। जो ये सिटी थी, जो कौन सिटी थी, फ्लोरेंस की हम बात करें, ये सिटी क्या हुई, यहाँ पे लोग आने लग गए, यहाँ पे पैसा आने लग गया। जो फ्लोरेंस सिटी थी वो हमें एक टाइप से लोगों के फेमस पर्सनैलिटीज के नेम से जाने लग गई थी। यहाँ पे आपको स्केच दिख रहा होगा फ्लोरेंस सिटी का, कैसे यहाँ पे एकदम लाइक बहुत क्लोज बिल्डिंग है, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है। जो फ्लोरेंस थी वहां पे कई सारे बड़े लोग भी एमर्ज हुए। जैसे आज के टाइम पे अगर आप कोई स्कूल जाओगे, स्कूल में लोग कहते हैं हमारे यहाँ से अमिताभ बच्चन पढ़ के गए थे, हमारे यहाँ से चेतन भगत पढ़ के गए थे। तो वैसे ही फ्लोरेंस को भी किनके नाम से जान लगे, डांटे एलिगरी से, जो कि कौन थे, एक लेमैन थे जिनने लिखा था रिलीजियस थीम्स के ऊपर लिखे जाते थे। दूसरे ग्योट जो कि एक आर्टिस्ट थे जिनने हु पेंटेड पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट पेंट किया करते थे। पोर्ट्रेट क्या होता है, जैसे किसी भी एक आदमी के एक सेल्फ इमेज मान लो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ साइड में पेंटिंग दिखी जो गोइट्रेट ने पेंट की थी, पेंटिंग ऑफ द चाइल्ड जीसस। ये कौन है, चाइल्ड जीसस है, जो जिनकी पेंटिंग किसने बनाई थी, गॉइट ने। वॉज डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर डन अर्लियर पिक्चर, ठीक है। फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल, इटली हैज द सेंटर ऑफ आर्टिस्ट। अब इटली क्या बना था, इटली एक सेंटर बनता है किसका, आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी वाले लोगों का। यहाँ पे एक इटली सेंटर बनता हुआ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसका नाम है रेनेसा मैन। रेनेसा मैन क्या होता है, रेनेसा मैन मान लो तुमने अगर डॉयमन देखा है, नहीं देखा तो एक बार देख के आओ, या तो उसके कैरेक्टर्स पता करके आओ और उनकी क्वालिटीज पता करके आओ। तो रेनेसा मैन में अगर मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना तो मैं कहूंगा डेकिसुकी। क्यों, अब तुम कहोगे डेकिसुकी कौन है, नोबिता में एक कैरेक्टर था डेकिसुकी, वो हर चीज में परफेक्ट था, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, हर चीज से रिलेटेड। तो रेनेसा मैन का मतलब वही है जो पर्सन जिसके काफी सारे स्किल्स हो, काफी सारे इंटरेस्ट हो, तो उन चीजों में बढ़िया हो। एक टाइप से इस टाइप के आदमी आए थे जो मोस्टली कई स्किलों में, एक नहीं काफी सारे स्किल्स में काफी सारे अपने इंटरेस्ट रखा करते थे। ये बात समझ आ गई। हु बिकेम वेल नोन पीपल, मैंने दे बिकम स्कॉलर, डिप्लोमेट, ठीक है। अब वो जो ये रेनेसा मैन थे वो क्या थे, स्कॉलर भी थे, डिप्लोमेट्स भी थे, थियोलॉजिकल थे, आर्टिस्ट भी थे, और ये सारे एक ही आदमी के अंदर मिला जाता, तो इसलिए हमने उसे रेनेसा मैन कहा गया था। जब हम ह्यूमनिस्ट व्यूज ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री में ना सिंपल सा बता रखा है कि तो हमने हिस्ट्री को ना कई हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, जैसे ट्रू सिविलाइजेशन, डार्क एज हो गया, मिडल एज हो गया, न्यू एज हो गया। तो ये हम अभी इस वाले पैराग्राफ में अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि 5th से लेके 14th सेंचुरी तक हमने इसे मिडल एज कहा था। यहाँ पे अब आपने देखा होगा 13th सेंचुरी में यूनिवर्सिटीज ये सब स्टैब्लिश थी। तो इसके बीच में 5 से लेके 14th को हमने कुछ 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया है, 1st, 2nd और 3rd। जो 5 से लेके 9th सेंचुरी था इसे हम डार्क एज कहते हैं। डार्क एज क्यों, क्योंकि इस टाइम पे हमें कोई भी न्यू डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है।
फिर 9 से 11 सेंचुरी में कुछ अर्ली मिडिल एज आया, 11 से 14 सेंचुरी में लेटर मिडिल एज आया, 15 सेंचुरी के बाद में मॉडर्न एज देखने को हमें मिला था। बट यहाँ पे भी ना फिर भी कोई एक क्वेश्चन अकर होता है लोगों के दिमाग में। स्टूडेंट्स कहते हैं जरूरी नहीं है कि डार्क एज हर जगह पे था, ये सिर्फ कुछ जगह पे था, कुछ जगह पे नहीं था, कुछ जगह पे था, कुछ जगह पे नहीं था। ये बात समझ में आ गई है? क्योंकि हमें पूरे इटली में पूरे जगह पे कुछ जगह पे हमें सामान नहीं मिला है, तो कुछ जगह पे हमें सामान मिले हैं, जो बताते हैं कि इस टाइम पे भी डेवलपमेंट हुआ करती थी। ये बात समझ आ गई? चलो अब आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करते हैं अरब साइंटिफिक फिलॉसफी एंड साइंस फिलॉसफी एंड अरब कंट्रीब्यूशन की, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे अरब ने अपने आप को डेवलप किया था, कैसे अरब की जो नॉलेज थी वो हर जगह पे फैली। अरब ने सिंपल सा मैं बताऊं क्या किया था, ये अरब से ना, तो इनने क्या किया, इन्हें मान लो चाइनीज कल्चर का कुछ अच्छा लग रहा है तो उनने अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, इंडियन कल्चर का कुछ अच्छा लग रहा है अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, यूरोपियन कल्चर का कुछ लग रहा था वहां से अडॉप्ट कर लिया, जर्मन कल्चर का कुछ अच्छा लगा तो वहां से अडॉप्ट करता, और ऐसे ऐसे अपने आप को प्रॉस्पर बनाया, अपने आप को बड़ा एमर्ज बनाया था। यही चीज इसमें बता रखी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दी आपको। ठीक है, एक मिनट जरा मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो चलो आगे चलते हैं। जो काफी सारी राइटिंग जो ग्रीक्स और रोमन हिस्टोरियंस ने लिखी थी ना, वो मॉन्क्स और क्लर्जीमैन के पास थी। कब? मिडल एज में। बट क्लर्जी और मॉन्क्स ने उन्हें क्या नहीं किया, बाहर मतलब वाइडली स्प्रेड नहीं किया। उनने कहा कि ठीक है हमारे पास आ गई, हमने पढ़ लिया, हमने नॉलेज ले ली, काफी है। और फिर ये जो ग्रीक्स और रोमन राइटर्स थे ना, इनकी राइटिंग ना धरी की धरी रह गई। मान लो 1 तारीख को, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 डे को इनने कुछ लिखा और इनकी राइटिंग कोई पढ़ ही नहीं रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा। 10 तारीख को क्या हुआ, किसी को एक अरब बंदा आया, उसने कहा ये तो काफी अच्छा लिखा है, उसने इनकी राइटिंग को किस में कन्वर्ट कर लिया, उसने अरब्स में कन्वर्ट कर लिया और दुनिया में पैम्पलेट की तरह बांटने लग गया। अब 15 तारीख को क्या हुआ, यूरोपियंस ने कहा कुछ तो अरब में लिखा है और ये बहुत अच्छा है, लोग इसे पढ़ भी रहे, तो उन्हें अरब की राइटिंग को वापस यूरोपियंस, ग्रीक्स, इन सब लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। और बाय द 30th है ना, उन्हें पता चला अरे यार ये जो हम यूरोपियंस का मतलब जो हम अरब की लैंग्वेज को यूरोप में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं, ये तो पहले से ही यूरोप भाषा में लिखी थी, हमने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। यही चीज हुआ था इस पैराग्राफ में जब हम आगे पढ़ेंगे। जो 14th सेंचुरी में क्या होता, कहा गया 14th सेंचुरी में काफी स्कॉलर जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, इनने अपनी काफी सारी जो बुक्स थी, काफी सारी अपनी नॉलेज को लिखा था, बट किसी ने इनका ध्यान दिया ही नहीं। फिर अरब्स आए, अरब्स ने क्या किया, अरे ये तो बहुत सारे अच्छी चीजें हैं, तो इन्हें क्या किया, उन्हें अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया, उन्हें अच्छे से प्रिजर्व करके रखा। प्लेटो को अरेबियन भाषा में क्या कहते हैं, अरेबियन कह रहा हूँ, हाँ अरेबियन भाषा में क्या कहते हैं, अफलातून, और एरिस्टोटल को एरिस्तु, जो कि अरेबिक भाषा में कहते हैं। समझ रहा है? काफी वाइल सम, किसके मैसेजेस आ रहे हैं, वॉलीबॉल ग्रुप छोड़ो। वाइल सम यूरोपियन स्कॉलर्स रेड ग्रीक इन अरेबिक ट्रांसलेशन, काफी सारे यूरोपियन स्कॉलर थे ना, उनने ग्रीक की जो लिखी हुई थी उसे किसमें पढ़ा था, अरेबियन ट्रांसलेशन में पढ़ा था। ग्रीक ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ अरेबिया एंड पर्शियन स्कॉलर ऑफ फर्दर ट्रांसमिटेड टू यूरोप, वही चीज पहले ग्रीक में जो लिखा था उसे अरब में ट्रांसलेट करवाया और अरब्स के पैम्पलेट बांट दिए, अरब्स की फिर लैंग्वेज को वापस यूरोप में या फिर ग्रीक भाषा में कन्वर्ट करके वापस पढ़ा था लोगों ने। ये जी समझ आए? और इन लैंग्वेजेस में क्या था, नेचुरल साइंस के बारे में था, मैथमेटिक्स के बारे में था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में था, मेडिसिन के बारे में था, केमिस्ट्री के बारे में था, इतनी सारी चीजों के बारे में इन किताबों में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, इस वर्ड का नाम क्या है, पॉटलिमी एटमेगिस्ट, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। पॉटलिमी एल्मेगिस्ट, ये क्या थी, एक वर्क थी किसके ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। ये कब लिखी थी, 140 CE में लिखी थी, जिसे लेटर अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था। अरेबिक में एक वर्ड यूज होता है अल क्या होता है, ये एक अरेबिक कनेक्शन यूज करता है। जैसे हम कोई भी अगर हम वर्ड देखते हैं तो उसमें अगर आपको अल लिखा हुआ मिलता है, मतलब वो जो लैंग्वेज है या वो वर्ड है वो अरेबिक की वर्ड से उठाया गया है। अमंग द मुस्लिम राइटर्स हु वर रिगार्डेड एज मैन ऑफ विजडम, तो जरूरी नहीं है कि अरब ने सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही कॉपी किया है। कुछ अरेबियन मतलब कुछ मुस्लिम राइटर्स थे, जैसे इब्न सीना ने क्या कहते हैं,
फिजिशियन था, फिलोसफर था, कहाँ का, बुखारा का। फिर एक और वर्ड याद आता है जिसका नाम है अल राजी। अल राजी कौन था, ऑथर था किसका, मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया का। फिर एक और आता है इब्न रुश्द, वो कौन थे, एक अरेबियन अरब फिलोसफर था और स्पेन, ट्राई टू रिजॉल्व टेंशन बिटवीन फिलोसफिकल नॉलेज एंड रिलीजियस बिलीफ। इसने क्या किया था, अल इब्न ने क्या किया, नहीं इब्न रुश्द ने क्या किया था, उसने एक टेंशन जो थी, जो फिलोसफिकल नॉलेज के और रिलीजियस बिलीफ के बीच में जो हो रही थी इस टाइम पे, उसे कम करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे। ह्यूमनिस्ट रीच आउट टू पीपल इनोवेटिव थ्रू द कंट्रीब्यूटेड लॉ, मेडिसिन, साइंस, थ्योरी। अब यहाँ पे क्या था, ह्यूमनिस्ट जो सब्जेक्ट्स थे ना वो अपनी जगह धीरे करके बना रहे थे, अलग अलग जगह से अलग अलग, मतलब कहते हैं ना कि जिसके पास स्टेज नहीं होता बस वो अपनी स्टेज की खोज कर रहा होता है, बट जैसे जैसे उसे स्टेज मिलता जाता है वो धीरे करके उस पूरे स्टेज पे कब्जा कर रहा होता है। तो वही चीज होती है, पहले ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट को स्टेज नहीं मिलता, फिर जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज में ये सारे स्टेजेस बनने लग गए, ये सारे स्टेज जैसे इमर्ज होने लग गई, तो वो धीरे करके मतलब लॉ तो पढ़ाई जाता, मेडिसिन भी पढ़ाया जाता, थियोलॉजी भी, एक टाइप से डोमिनेटिंग सब्जेक्ट थे ये तीनों, बट उसके बावजूद भी क्या होता, एक ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स को भी जगह बन रही थी। ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स भी इटली में और काफी यूरोपियन जगह पे इमर्ज हो रहा था। तो अभी के लिए हम ना इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो होगा आर्टिस्ट, ये रियलिज्म, ये सब का पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए।